चलिए, तो आज हम करने वाले हैं 22 तारीख को, ठीक है, 22 फरवरी को जो पीआरटी का पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड में, उसके हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर समय मिला तो हम इसी में ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और अगर आप कहें तो हिंदी के भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हिंदी के आपके सब्जेक्ट वाइज भी 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप कहोगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं हिंदी के भी क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी साथ में करवा दूँगी, ठीक है। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में PDF करके मैसेज कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ज़ील का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। ज़ील का सिनोनिम बताना है। तो ट्रुथ, पैशन, लव या विजडम। तो देखो, ट्रुथ मतलब सत्य, ट्रुथ का मतलब तो सत्य होता है, ठीक है। लव का मतलब प्यार, विजडम का मतलब आपका कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने विजडम पढ़ा था, उसका होता है सैगेसिटी, ठीक है, सैगेसिटी। सैगेसिटी मतलब बुद्धि। बचा क्या हमारे पास में, पैशन। तो पैशन का ही अर्थ क्या होता है, ज़ील, यानी कि जुनून, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही, पैशन इसका आंसर, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कॉन्फिडेंट का हमको क्या बताना है, अपोजिट इन मीनिंग बताना है, ठीक है। अब कॉन्फिडेंट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, है ना। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आपका आत्मविश्वास, ठीक है। मतलब आत्मविश्वास से भरा, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट पूछा है तो आत्मविश्वास से भरा का आपको क्या बताना है, अपोजिट। तो इसका क्या वेवरिंग हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, वोफुल हो जाएगा या मार्टियल हो जाएगा, मार्शियल जिसको कह सकते हैं आप, मार्टियल, ठीक है। तो देखो, वेवरिंग का अर्थ तो पहले देख लेते हैं। ऑब्सक्योर का अर्थ होता है वेग, वेग का मतलब होता है क्या, अस्पष्ट या धूमिल जो हो, ठीक है। वोफुल का मतलब होता है अनहैप्पी, है ना। और मार्शियल का अर्थ होता है कॉम्बैटिव, जो कैसा हो, लड़ाकू हो, ठीक है। बचा क्या हमारा, लड़ाकू मतलब युद्ध के लिए रेडी, यानी कि वो कॉन्फिडेंट है, तो ये तो इसका होगा नहीं। बचा क्या हमारे पास में, वेवरिंग। तो वेवरिंग का अर्थ ही हो जाता है क्या आपका, जो कैसा है, आत्मविश्वास जिसमें नहीं है, वो हमारा आंसर हो जाएगा वेवरिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द चाइल्ड इज़ प्रोडिगी, ठीक है। द चाइल्ड इज़ प्रोडिगी, इसमें जो प्रोडिगी वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब कौन सा पार्ट है स्पीच का, ठीक है। तो क्या वो नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है, ठीक है। प्रोडिगी, तो प्रोडिगी जो है यहाँ पे देखो आ रहा है, और जो है आर्टिकल जो है हम किसके आगे लगाएंगे, ऑब्वियसली नाउन के आगे ही लगाएंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाउन इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे पीछे की चीज़ें भी अगर हमको पता हो, जैसे कोई वर्ड दिया हुआ हो और अगर उसके आगे पीछे की चीज़ें भी हमको दिख रही है तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ है तो इसके बाद वाली चीज़ ये हो सकती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो प्रोडिगी का मतलब क्या होता है, कॉमन नाउन है ये, और जिसका मतलब होता है कि हाईली टैलेंटेड, ठीक है। क्या है, हाईली टैलेंटेड होता है प्रोडिगी का मतलब। फिर बोला है कि द कैट किल्ड द रैट, बहुत ही ईजी है, इसको वॉइस में चेंज करना है। तो किल्ड आ रहा है, यानी कि ये क्या सिंपल पास्ट है, यानी कि वॉज लग जाएगा। देखो वॉज किस में आ रहा है, सिर्फ डी वाले में आ रहा है वॉज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ देखने की ही ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको किल्ड मतलब देखो यहाँ पे मेन वर्ब है किल, ठीक है। किल्ड के आगे पीछे कुछ दिया हुआ है क्या, हैज़, हैव या ING कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। और हम सिंपल पास्ट में सीधा सीधा, अगर कोई टेंस सबसे ईजीएस्ट है तो वो सिंपल पास्ट का टेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, बस इतना करना है। द कैट आपका सब्जेक्ट, किल आपका वर्ब के सेकेंड फॉर्म हो गया किल्ड, और द रैट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल पास्ट समझना सबसे ईजी है। और इसका अगर आप चेंज करोगे वॉइस में तो सिर्फ वॉज लग जाएगा, ठीक है। और बाय द कैट तो एजेंट तो आपको लगाना ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मिट क्यों नहीं रहा है, ऑल राइट, कुछ दिक्कत आ गई है शायद, चले कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। द रैट वॉज किल्ड बाय द कैट। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा है कि आपका रिपोर्टेड नरेशन चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है राम, ललिता सेड राम वेयर आर यू गोइंग, ये WH वाला क्वेश्चन हो गया, WH वाला क्वेश्चन आ गया। तो पूछ रही है वो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, है ना, आस्क्ड कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आस्क्ड लगाया, हम इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं कि जैसे ही क्वेश्चन वाला वर्ड आता है तो हमारा जो ये क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है वो सिंपल स्टेटमेंट में बदल जाता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे WH वर्ड के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, तो जब सिंपल में चेंज होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब बाद में लग जाएगा, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो WH वर्ड के क्या आ जाएगा, बाद लग जाएगा। तो वेयर
राम से पूछ रही है तो राम क्या बन जाएगा यहाँ पर, यू की जगह क्या बन जाएगा, वो ही बन जाएगा। तो ललिता आस्क्ड राम वेयर ही, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट में है, ठीक है, तो वेयर आर यू गोइंग का क्या हो जाएगा, वेयर ही वॉज गोइंग हो जाएगा इसका आंसर। वेयर ललिता आस्क्ड राम वेयर ही वॉज गोइंग, ठीक है, कहाँ बन रहा है देखो, राम ललिता इंक्वायर्ड ऑफ राम वेयर ही वॉज गोइंग, ठीक है, ललिता आस्क्ड राम वेयर ही वॉज गोइंग। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं मिट रहा है, ओके, कुछ दिक्कत आ गई है शायद, ठीक है, बट आंसर उसका यही रहेगा लास्ट वाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बता दो, ठीक है। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी से ही अगर आपको समझ में आ रहा है, मतलब मैं इतना एक्सप्लेन तो कर ही दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए और बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। और देखो अधिकतर ऐसे ही उन्होंने पूछे हुए हैं, क्वेश्चन वाले ही उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो पूछ नहीं रहे हैं, तो इसी के आसपास आपके नरेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बोला है कि इन विच ऑप्शन, मतलब जंबल वर्ड्स है, आपको उसको करेक्ट करना है। थॉट टू थिंक अ स्कूल चाइल्ड शुड बी फॉर हिमसेल्फ शुड बी, इसका बताना है क्या करेक्ट इसका बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अ स्कूल चाइल्ड, हम अ स्कूल चाइल्ड ले लेंगे पहले, मतलब हमको यह सब्जेक्ट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो अ स्कूल चाइल्ड शुड भी आ जाएगा क्या, स्कूल चाइल्ड, फिर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब लगनी चाहिए, तो शुड हमारा मतलब वही मॉडल हो जाएगा, मॉडल लगना चाहिए, तो यहाँ पर डी आ जाएगा क्या, अ स्कूल चाइल्ड शुड बी टॉट टू थिंक, मेन वर्ब टॉट टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। BDAC आ रहा है क्या, BDAC आ रहा है क्या, यस, बी वाले में BDAC आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा BDAC, ठीक है, क्लियर है, ये भी नहीं मिट रहा है, बट आंसर आपका बी ही है। चले आगे बढ़ेंगे 7 की और एरर बताना है आपको कि इन इसमें से कौन सा गलत पार्ट है आपका। तो सुनीता सेड दैट शी हैज़ पास्ड द टेस्ट, सुनीता सेड दैट शी हैज़ पास्ड द टेस्ट, शी हैज़ पास्ड द टेस्ट, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये सेंटेंस कैसा है आपका, इनडायरेक्ट का सेंटेंस है ना, इनडायरेक्ट ही हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर सेड दैट आ गया, तो इससे आपको समझना है कि इनडायरेक्ट का सेंटेंस है ये, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो शी हैज़ पास्ड द टेस्ट जो है, इसके पहले तो कुछ आएगा नहीं, है ना, हैज़ हैव के पहले क्या आता है, कुछ आता है क्या, जब हम पास्ट में चेंज करते हैं तो हैज़ हैव के पहले कुछ आता है क्या, नहीं आता है। हैज़ हैव के बाद ज़रूर, मतलब हैज़ हैव का पास्ट हम जब करते हैं तब उसमें ज़रूर हैड आता है, पर हैज़ हैव, अब देखो आप शायद नहीं समझ पाओगे, सुनीता सेड दैट से हमको समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, यानी कि हमारा जो बाद का सेंटेंस रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, पास्ट फॉर्म में रहेगा, बट हैज़ पास्ड तो किस फॉर्म में यहाँ पर है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है कि नहीं है ना, तो इसको हमको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैड आ जाएगा। तो हमारा जो एरर पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, सी वाला है ना, तो सी कहाँ पर है, ए में, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बोला है माय फादर इज़, देखो अब अगर आपने ए और एन का पढ़ा होगा कि ए कब लगाते एन कब लगाते होंगे, तो ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, बच्चों जैसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। MLA को हम जब पढ़ते हैं तो एम कैसे पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं ना, तो ये कैसा साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है ना, और जब ए आता है तो हम क्या लगाते हैं, ए किसका पार्ट है, वोवल का पार्ट है कि नहीं है ना, AEIU का पार्ट है कि नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, हम कब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वोवल साउंड के आगे एन लगाते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माय फादर इज़ एन MLA, ठीक है, माय फादर इज़ एन MLA। आगे बढ़ेंगे, आपके सामने फ्रेजल वर्ब है, बताना है कि किसके आगे क्या लगेगा, ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, द कैंडल वॉज डैश बाय मी, द कैंडल वॉज डैश बाय मी, मतलब कि यहाँ पर कैंडल के साथ आप क्या करोगे, कैंडल को बुझाओगे ही ना, द कैंडल वॉज डैश बाय मी, मतलब जो मोमबत्ती है वो मेरे द्वारा बुझाई गई, ठीक है। तो बुझाई गई का जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है, देखो ये सारे के सारे जो है ये पास्ट में दिए हुए हैं, सारे के सारे जो है पास्ट में दिए हुए हैं, ये ब्ल्यू आउट है, ये ब्ल्यू अप है, ब्ल्यू ओवर है और ब्ल्यू इनटू है, ठीक है।
इनके सबके मीनिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहले डी का मीनिंग देख लेते हैं। देखो ब्ल्यू इनटू का मतलब होता है कि कहीं पे ऐसा धमाके से क्या करना, घुस जाना, कि द प्रिंसिपल ब्ल्यू इनटू द क्लासरूम, इस तरीके से कि जो प्रिंसिपल है वो कैसे क्लास में एकदम से घुस गए, ब्ल्यू इनटू द क्लासरूम, जैसे दरवाजे तोड़ते हुए, है ना। फिर आपका सी वाले का हो जाएगा ब्ल्यू ओवर का मतलब हो जाएगा, ये मैं कोई अलग नहीं बता रही हूँ, ब्लोन ओवर ब्ल्यू ओवर एक ही बात है, बस ये जो है ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। ब्ल्यू ओवर का मतलब हो जाएगा क्या, कि जैसे कोई चीज़ आपके पास से गुजर के गई, जो कैसी थी, खतरनाक थी, बट आपको बिना हार्म किए, ठीक है। तो कैसी थी, खतरनाक तो थी बट आपको बिना कोई नुकसान पहुंचाए आपके पास से गुजर गए, जैसे द विंड ब्ल्यू ओवर मी, ठीक है, इस तरीके से। फिर है ब्ल्यू अप का मतलब होता है कि एक्सप्लोड हो जाना, है ना, किसी को ख़त्म करते हुए, जैसे द बॉम्ब ब्ल्यू अप, है ना, या फिर द हाउस ब्ल्यू अप, या फिर द गैस सिलेंडर ब्ल्यू अप, इस तरीके से, ठीक है। और बच्चा क्या, ब्लोन आउट या ब्ल्यू आउट, तो ब्ल्यू आउट का मतलब भी क्या, किसी चीज़ को फूंक मारना या फूंक मारकर बुझा देना। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लोन आउट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह सेंटेंस आपका पैसिव में था, और हम पैसिव में क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका V3 जो है वो हो जाएगा। फिर आता है आपके सामने फिर से फ्रेजल वर्ब है, तो ब्रॉट अप है, ये सब भी पास्ट के ही फॉर्म है, ठीक है, मतलब वही V2 V3 में है ये सारे के सारे। ब्रिंग अप, ब्रिंग इनटू, ब्रिंग आउट, और क्या है ये, ब्रिंग अबाउट। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रिंग अप का मतलब होता है कोई मुद्दा उठाना, ठीक है। ब्रिंग इनटू का मतलब होता है कि कोई किसी जगह एकदम से अचानक से क्या करना, एक सेकेंड। ब्रिंग इनटू का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना, ठीक है, कि डोंट ब्रिंग योर मैस इनटू दिस टॉपिक, है ना, इस तरीके से। तो किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में क्या करना, इन्वॉल्व करना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ क्या कुछ पब्लिश करना। और ब्रिंग अबाउट का ही मतलब होता है कि कुछ होना, ठीक है, किसी चीज़ का होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी वाला हो जाएगा कि द PM हैज़ ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ब्रॉट अबाउट की कुछ होना, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप बोलो तो हिंदी के भी हम इसी में ही कर लेते हैं, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। समूह से भिन्न शब्द क्या हो जाएगा आपका, साहस, वीरता, ऊंचाई, ये सब क्या है आपके विशेषण दिख रहे हैं मुझे, है ना, विशेषण है। बस दयालु जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, बाकी सब तो क्या है आपके विशेषण है। तो दयालु इनसे भिन्न हो जाएगा। केला का पर्यायवाची कदली होता है ना। कुमुद तो आपका शायद फूल होता है। भानु इज सूर्य एंड कैरम मुझे नहीं पता, आप बताना। तद्भव शब्द का उदाहरण है, तद्भव, खंबा, दंत, ग्रामीण, गृहिणी, तो ये सब आपका तत्सम है। ज्यों के त्यों जो रहते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं, और चेंज वालों को हम क्या कहते हैं, तो खंबा इज़ नॉट अ तत्सम वर्ड, है ना, खंबा नहीं कहलाता है तत्सम में खंबा ठीक है, स्तंभ बोला जाता है इसको, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खंबा। बाकी दंत का दांत है, ग्रामीण का गवार है, गृहिणी का घरनी है, ठीक है। 17 के बाद 18 आरोह का अवरोह हो जाएगा। आरोह शब्द का विलोम हो जाएगा क्या, अवरोह। बाकी अवरोध का मतलब रुकावट, है ना। आरोहण का अवरोहण, अवरोध का अनवरोध, ठीक है। चले, परोपकार हो जाएगा इसका, सी वाला आंसर हो जाएगा। परधन उपकार इज इक्वल टू परोपकार। और समूह से भिन्न शब्द ऋण, बैंक, ब्याज और औषधि। देखो ऋण, बैंक, ब्याज तो एक जैसे दिख रहे हैं, डी औषधि अलग दिख रहा है ना। ये सब किससे रिलेटेड है, आपके बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, लेन देन से संबंधित है। बाकी औषधि आपका अलग चीज़ से संबंधित है। इजी थे क्वेश्चंस तो। चलिए अब हम बढ़ेंगे जो सब्जेक्ट का पार्ट है इंग्लिश का उसकी तरफ, और 126 के आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है कि अ सिविलाइज्ड मैन एम्स एट मच मोर देन हिज फिजिकल नीड्स। तो यहाँ पर जो मच है वो क्या हो जाएगा, तो देखो मोर यहाँ पर आपका क्या है, एडजेक्टिव होता है ना। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई जो कर रहा है वो कौन है, आपका मच है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 127 में पास्ट बताना है। इन द पास्ट मैन्स वर्स्ट एनिमी वॉज नेचर, ठीक है।
मैंस वर्स्ट एनिमी, मतलब पास्ट से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो फिर से वही बात, अभी जस्ट हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था कि यहाँ पर द आर्टिकल लगा हुआ है, तो द आर्टिकल हम किसके आगे लगाएंगे, ऑब्वियसली नाउन के आगे लगाएंगे, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आंसर, नाउन इसका आंसर होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे 128 की तरफ। जम्बल्ड फ्रेजेस है, इसको करेक्ट करना है हमको, तो चलिए टूवर्ड्स फैक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द व्हाट विल बी सिटीजन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द सिटीजन ऑफ द फ्यूचर, व्हाट विल बी द एटीट्यूड, ऐसा हो जाएगा क्या, व्हाट विल बी द एटीट्यूड, will be the attitude of the citizen of the future towards fact, towards CBDA कहीं पे दिख रहा है क्या, CBDA दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, CBDA हो जाएगा कि आपका what will be the attitude of the citizen of the future towards fact। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। हाँ बी सही है आपका। चूज द ऑप्शन इन विच, फिर से वही जंबल वर्ड है। इवन डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट इन द नैरो स्फेयर ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, इन द नैरो स्फेयर ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, CD आ रहा है क्या, इन द नैरो स्फेयर ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, CD 2 में आ रहा है। ठीक है, A और C में। इवन डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, इवन डिसिप्लिन is important, discipline is important, okay discipline is important, even BACD हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, BACD इसका आंसर हो जाएगा कि डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट इवन इन द नैरो स्फेयर ऑफ डोमेस्टिक लाइफ की देखो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, BACD इसका आंसर हो जाएगा। चले हाँ, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट इवन इन द नैरो स्फेयर ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। फिर पूछा है कि टेंस बताना है, हैज़ नॉट बीन, हैज़ बीन आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सा हैज़ और बीन किस में लगाएंगे हम, हैज़ किस में लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा क्या, यस इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे 131 की तरफ। पूछा है कि इट विल बी रेनिंग टुडे, इट विल बी रेनिंग, विल आ रहा है, बी आ रहा है, रेनिंग आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, ING आ रहा है ना और विल भी आ रहा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा क्या, यस फ्यूचर कंटिन्यूस इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ बी लगाएंगे, V1 के साथ ING लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। आगे बोला है कि जो वर्ड दिया हुआ है इसका सेम मीनिंग कौन बता रहा है, सॉलम, तो सॉलम का मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, सॉलम का मतलब क्या हो जाता है, तो सॉलम का अर्थ होता है आपका क्या, जो कैसा हो, थोड़ा गंभीर हो, या फिर ये एडजेक्टिव है सॉलम, गंभीर हो या फिर पवित्र या फिर शांत हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिली, सिली का मतलब तो कैसा, स्टूपिड होता है। गिडी मतलब जो कैसा हो, चुलबुला टाइप से हो। हैंडसम मतलब लड़कों के लिए हम जो या फिर जैसे हैंडसम अमाउंट, तो अच्छा खासा अमाउंट कह सकते हैं हम, और हैंडसम मतलब प्रिटी भी होता है ना। तो यहाँ पर तीनों तो इसके मीनिंग नहीं दे रहे, बच्चा डिग्निफाइड, तो डिग्निफाइड का ही अर्थ क्या हो जाएगा आपका, जो कैसा हो, पवित्र हो, शांत हो, रिस्पेक्टेबल। ठीक है, जिसकी आप क्या करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, जो रिस्पेक्टफुल हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा C डिग्निफाइड। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ बढ़ते हुए कि पूछा है फ्लिम्जी का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है फ्लिम्जी का। तो देखो फ्लिम्जी मतलब क्या, जो कैसा हो, आपका क्या कह सकते हैं हम, जो नाजुक है। ठीक है, नाजुक कह सकते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, फ्लिम्जी होता है, तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंशियल, अपोजिट बताना है ना, सब्सटेंशियल हो जाएगा क्या, वाइज तो मतलब बुद्धिमान हो गया, ट्रू मतलब थिन का मतलब क्या हो जाएगा आपका पतला, है ना, और ट्रू का मतलब सत्य। तो ये तीनों तो इसके मीनिंग नहीं दे रहे, बचा क्या हमारे सामने, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है बाकी तीनों से, बचा क्या हमारे पास में, सब्सटेंशियल। ठीक है, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा आपका, सब्सटेंशियल इसका आंसर हो जाएगा। सब्सटेंशियल मतलब कैसा, जो सॉलिड हो, सख्त हो। ठीक है, और फ्लिम्जी मतलब लूला, हाँ आई मीन नहीं वर्ड यूज़ करना चाह रही थी मैं, बट या जो कैसा हो, जो फ्लिम्जी हो मतलब कि ऐसा हवा में ही हिल डुल जाए, उसको हम फ्लिम्जी कहेंगे।
134 में आपको क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। द थीफ हैज़ बीन कॉट, द थीफ हैज़ बीन कॉट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इसमें एजेंट नहीं है, ठीक है, इसमें एजेंट नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब हमारे मन से ही कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो वी हैड तो नहीं होगा ना, हैड तो नहीं होगा क्योंकि हैज़ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हैज़ कहाँ पर आ रहा है, हैज़ एक ही जगह आ रहा है, सी वाले में, ठीक है। हैज़ का देखो एकदम चेंज नहीं करेंगे, पब्लिक कॉट द थीफ, तो ये तो पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे रहा है ना, तो डी वाला भी नहीं होगा। हैड तो आना ही नहीं है यहाँ पर क्योंकि हम प्रेजेंट को चेंज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा। हैड तो पास्ट का है ना, हेल्पिंग वर्ब, तो हैड नहीं होगा यहाँ पर। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो, सी इसका आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ेंगे। चूज द नरेशन बताना है। आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ, राम सेड टू रीता। तो राम सेड टू आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उसको टोल्ड कर देंगे। तो टोल्ड कहाँ कहाँ आ रहा है कि राम ने रीता को बताया, ठीक है। इन्फॉर्म्ड भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, बट हम टोल्ड करेंगे दैट, है ना। और आई एम का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम की जगह हम क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। और राम है, लड़का है, सेकंड पर्सन है, तो ही लगा देंगे। ही वॉज कहाँ आ रहा है, ही वॉज फीलिंग, ही वॉज फीलिंग। बी वाले में आ रहा है क्या, ही वॉज फीलिंग, हाँ यहाँ क्योंकि फीलिंग नहीं है, ठीक है। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा कि राम टोल्ड रीता दैट ही वॉज फीलिंग स्लीपी, एंड नाउ का क्या हो जाएगा, देन, ठीक है। तो आंसर हमारा बी वाला बन जाएगा इसका, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे 136 की तरफ। वेयर आर यू गोइंग करण, अब भी हमने डिस्कस किया वेयर जैसे ही आए, तो वेयर कविता आस्क्ड करण, वेयर करण है ना, तो करण हमारा सेकंड पर्सन है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, हे। वेयर ही वॉज कहाँ आ रहा है, वेयर वॉज तो नहीं आएगा, वेयर ही वॉज गोइंग इसमें आ रहा है। कविता आस्क्ड, फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम नहीं होता है कुछ, ठीक है। वेयर ये भी नहीं है, ठीक है, मतलब ये तो है ही नहीं। आस्क्ड कविता वेयर ही वॉज गोइंग, कविता आस्क्ड करण वेयर ही वॉज गोइंग। देखो यहाँ पर करण में स्मॉल आ गया, यहाँ पे कैपिटल आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ मतलब इतने से भी वो गलती निकाल सकते हैं, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। बहुत बारी लोग जल्दबाजी में, हो सकता है ये करण देखे ही ना कि कैपिटल में है कि स्मॉल में है, तो हो सकता है उस पर लगा के आ जाए, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल के आ जाएगा करण में, ठीक है। तो या आगे बढ़ेंगे 137 की तरफ। बोला है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना। इफ़ आई फेल इन दिस आई शैल गिव द नेक्स्ट टेस्ट। इसमें आपका एरर वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब कंडीशनल आता है तो कंडीशनल में शैल नहीं आता है। जैसे ही इफ़ दिख रहा है हमको समझ जाना है कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है, कंडीशनल की बात चल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं, हम यहाँ पर भी देखते हैं। तो यहाँ पर शैल नहीं आता है, विल से हम क्या करते हैं, कंडीशनल बनाते हैं, विल, वुड और वुड हैव, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा एरर किस में हो जाएगा, सी वाले में एरर आ जाएगा, ठीक है। देख लो, इफ़ प्रेजेंट सिंपल विल प्लस के साथ, विल के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब। तो आई विल गिव द नेक्स्ट। अगर मैं फेल होता हूँ, शैल का मतलब तो शैल एक तरीके से चाहिए बताता है, ठीक है। आई शैल कि मुझे देना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। विल जो है वो बताता है कि मैं दूंगा या मैं दूंगी टेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, फिर से एरर बताना है आपको। द 2 फर्स्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर बैडली प्रिंटेड में आपका जो एरर है वो क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट लिखा हुआ है द 2 फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये हम फर्स्ट को एडजेक्टिव की, मतलब दोनों ही एडजेक्टिव है वैसे तो, 2 और फर्स्ट, बट इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट है ना वो पहले आएगा, ठीक है, 2 के पहले आएगा, ठीक है। द फर्स्ट 2 कॉलम, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एरर किस में आ जाएगा, आपका ए वाले में। द फर्स्ट 2 कॉलम्स आना चाहिए, द 2 फर्स्ट कॉलम्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ए वाले में इसका एरर है। फिर है 139 कि आई कैन नॉट कॉल, इसमें क्या करना है, हमको प्रीपोजिशन बतानी है। तो आई कैन नॉट कॉल डैश द इवेंट्स विच हैपन्ड लॉन्ग टाइम अगो। तो कॉल क्या हो जाएगा, ऑन, अप, अपॉन या इन, क्या हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ऑन का, कॉल ऑन का मतलब होता है
किसी से मिलने जाना, ठीक है। कॉल अपॉन का मतलब होता है, सी वाला कॉल अपॉन का मतलब होता है कि किसी को मतलब किसी काम के लिए बुलाना, है ना। और कॉल इन का मतलब होता है कि जैसे आपको प्रिंसिपल ने बुलाया और आपको बोला जा रहा है कि बेटा यू आर कॉल्ड इन बाय द प्रिंसिपल, तो इस तरीके से वो कॉल इन हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास में, कॉल अप। तो कॉल अप का मतलब ही होता है कि कोई सा इवेंट पहले हुआ था उसको वो याद नहीं कर पा रहा है, तो टू रिकॉल, ठीक है, टू रिकॉल इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कॉल अप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। 140 प्रीपोजिशन बताना है कि दिस मैंगो ट्री इज गोइंग टू ब्रिंग डैश गुड फ्रूट, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आउट, इन, फोर्थ या अप। तो देखो ब्रिंग आउट का मतलब तो होता है क्या, टू मेक क्लियर समथिंग, है ना। ब्रिंग इन अभी मैंने बताया था कि कोई किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व करना, कि डोंट ब्रिंग योर मेस इनटू दिस, है ना। और ब्रिंग अप का मतलब होता है आपका क्या, टू ग्रो इनटू बॉय और गर्ल। बच्चा क्या है, फोर्थ। तो ब्रिंग फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है क्या, टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू प्रोड्यूस। तो जो मैंगो ट्री है वो क्या करने वाला है, इस बार अच्छे फल प्रोड्यूस करने वाला है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो बता देना मुझे, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।